नमस्कार। सात रंग न्यूज में आपका स्वागत है। लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं, चर्चा राजनीति की कर रहे हैं और कांग्रेस की खास तौर से ये चर्चा इसलिए ज़रूरी है आज कि राहुल गांधी के बयानों को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। बीजेपी के नेता लगातार उन पर हमले कर रहे हैं और ख़ास तौर से विदेशों में जाकर जो राहुल बोलते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हाल के भाषण में जो उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर जो खतरा है उसके बारे में जो बातें कहीं, जो अपना विजन रखा, इन तमाम सवालों पर एक बार फिर वो चर्चा में है। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा की उनकी जो कामयाबी थी उसे लेकर भी सत्ताधारी पार्टी में एक बौखलाहट की स्थिति नज़र आ रही थी। हालांकि चुनावी नतीजों को अगर देखें तो हालात अभी भी भाजपा के पक्ष में ही हैं और पूरा देश अभी भाजपा में ही नज़र आता है। हो सकता है आने वाले 2024 के जो चुनाव हों उसमें फिर से भाजपा सत्ता में आए। बावजूद इसके देश की जो सबसे पुरानी पार्टी जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और फिर से खड़े होने की कोशिश कर रही है, ऐसे में उमाकांत लखेड़ा जी जो हमारे साथ हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर राहुल गांधी से देश की सबसे बड़ी बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों इतनी आतंकित हो जाती है, जबकि इस समय कांग्रेस की जो हालत है वो दुनिया देख रही है। उमाकांत जी देश की राजनीति पर बहुत लंबे समय से अपनी नज़र रखते हैं और बारीकी से चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उमाकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इन तमाम सवालों पर आप क्या कहेंगे, हम ये आपसे जानना चाहते हैं। आपने जो समसामयिक सवाल कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसके बारे में पूछा है और मैं ये बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो ऐसे मौके पर हुई है कि जब वो कुछ 4 महीने की भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने पूर्ण किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा के बिना अगर वो ब्रिटेन की यात्रा होती और वो संबोधन होता उनका ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स, वहाँ की मीडिया से इंटरेक्शन होता तो उसमें वो दम नहीं होता, वो इनपुट नहीं होते। अगर वो एकदम ऐसा होता है कि एक हवा-हवा की बातें, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश की समस्याओं को व्यक्तिगत तौर पर, ज़मीनी स्तर पर दक्षिण से लेकर के उत्तर तक जानने की कोशिश की और जो जज़्बात उन्होंने व्यक्त किए हैं, प्रकट किए हैं, उनको गंभीरता से ना केवल भारत में लिया गया बल्कि दुनिया में भी। और ब्रिटेन की जो उनकी यात्रा है, जिसको काफ़ी सफल बताया जा रहा है। एक वो विपक्ष, ये ध्यान देने की बात है कि वो विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष उस पार्टी के नेता है जो पार्टी बहुत कमज़ोर हालत में है, राजनीतिक रूप से कमज़ोर हालत में है। राज्य में वो चुनाव हार रही है। हाल में हिमाचल प्रदेश को अगर हम छोड़ दें तो मतलब उन्होंने बड़े-बड़े जो चुनाव राज्यों में हुए, चुनाव हारे हैं। और जहाँ उन्होंने सरकार बनी थी उनकी, जैसे मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, वहाँ सरकार उनके हाथ से गई। महाराष्ट्र में वो एक कोalition गवर्नमेंट शिवसेना के साथ चला रहे थे, वो सरकार उनके हाथ से गई। तो तमाम तरह की चुनौतियाँ कांग्रेस के भीतर भी खड़ी है। ऐसे मौके पर उनकी जो यात्रा है वो काफ़ी अर्थपूर्ण जिसको कह सकते हैं वो है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने घरेलू चिंताओं को ज़ाहिर किया है और ये दुनिया के देशों को और ख़ास तौर पे यूरोप को ये बताने की कोशिश की है कि भारत में जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी के बहुत बड़े मीनिंग्स हैं, बहुत बड़े अर्थ हैं दुनिया के देशों के लिए। क्योंकि भारत की तरफ जब डेमोक्रेसी सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए भारत की तरफ यूरोप और दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं, ताकतवर मुल्क को देखते हैं तो उनके अगर भारत में उन्होंने एक चेतावनी भी दी है, एक आगाह भी किया, एक सचेत भी कर दिया है कि देखिए भारत में जिस तरह से डेमोक्रेसी को कमज़ोर किया जा रहा है, क्या-क्या कारण उन्होंने हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। तमाम तरह के कारण घरेलू सीमा पर चीन से विवाद है, पेगासस का मुद्दा है और जिसको कहते हैं ना कि विपक्ष की जो आवाज़ उठाना, भारत के संविधान आर्टिकल 19(1) ए के तहत भारत के संविधान के
की जो व्यवस्थाएँ हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। मीडिया का ख़ास तौर पर उन्होंने ज़िक्र किया कि मीडिया इसमें वो चीज़ें रिपोर्ट नहीं हो रही हैं, जो रिपोर्ट होनी चाहिए थी और निश्चित रूप से हाल के वर्षों में जैसे एनडीटीवी का टेकओवर हुआ, जिसको जबरन टेकओवर कह सकते हैं या हॉस्टाइल टेकओवर कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है कि कोई भी अगर इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस है, वो आपको आलोचना कर रहा है या आपके नीतियों को एक क्रिटिकल एनालिसिस विश्लेषण कर रहा है क्रिटिकली, तो वो अच्छा सत्ता में बैठे हुए लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि ये जो ओवरऑल स्थिति बन रही है आज की तारीख में, उसमें कांग्रेस के जो संकट हैं, कांग्रेस के जो आंतरिक संकट हैं, उसको देखते हुए राहुल गांधी की जो तमाम कोशिशें हैं वो कितना रंग लाएंगी, और ख़ास तौर से ऐसे दौर में जो विपक्षी एकता की जो कोशिश हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं? अब आज की तारीख में जो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी की जो आपने अभी जिक्र किया उसी सवाल की को मैं आगे बढ़ाते हुए एक और मुद्दा कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ये नहीं कि लोग ऐसे भारत में ऐसे हालात नहीं है आज की लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के कांग्रेस को वोट डाल दें जैसे कि अतीत में होता रहा है मतलब 77 80 में और जब जनता पार्टी से नाराज हो गए लोग तो उन्होंने वापस कांग्रेस पार्टी को गद्दी सौंप दी। लेकिन आज का वो हालात, वो देश नहीं है। आज एक द मोदी जो बहुत ताकतवर नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं देश के, और उन्होंने लगातार गुजरात में अपनी विजय विजय यात्रा को आगे बढ़ाते हुए देश में भी उन्होंने दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं और 2024 में उनकी पार्टी एक बार फिर जो है उनकी पार्टी सरकार बनाने के बहुत करीब पहुंचेगी। ऐसा मैं मानता हूं चुनौतियां विपक्ष के, लेकिन कांग्रेस पार्टी को के सामने जो सबसे एक तो भीतरी चुनौतियां हैं, संगठन के स्तर पर चुनौतियां हैं पार्टी को। पार्टी में जो नए लोग हैं, जो नई जनरेशन है, पुरानी जनरेशन, जिसके झगड़े पिछले 8-7 साल से सत्ता पे आते रहे हैं, पार्टी से कई बड़े लोग टूट के बाहर निकले हैं, अमरिंदर सिंह हुआ, गुलाम नबी आज़ाद हुआ, तमाम तरह के जो लोग हैं। दूसरी बात है कि एक ऐसे फेज पर देश है कि जहां पर आपको एक कांग्रेस पार्टी को कोलिशन पॉलिटिक्स को परिभाषित करना होगा। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट करेगी? अगर कांग्रेस पार्टी उनको प्रोजेक्ट करेगी तो मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा भारी जोखिम भरा काम होगा और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ये गलती नहीं करेंगे कि उनको प्रोजेक्ट किया जाए प्रधानमंत्री के तौर पर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि राहुल गांधी ने वहां पर भी लंदन में भी सवाल का बड़ा बारीकी से बड़ा महीन ढंग से उन्होंने जवाब दिया कि देखिए मैं पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हूं, मिस्टर खड़गे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, वो तय करेंगे। मेरे मन में कुछ आइडियाज हैं जो मैंने आइडियाज उनके साथ शेयर किए हैं और आने वाले कुछ सालों में, कुछ महीनों में, कुछ सप्ताह में आपको कुछ दिखाई पड़ेगा कि कुछ नई चीज दिखाई पड़ेगी। तो निश्चित रूप से कोई आइडिया है, कुछ फॉर्मूला है जिसमें यह है कि देखिए जो अपोजिशन यूनिटी है, अपोजिशन यूनिटी को कांग्रेस पार्टी किस तरह से स्ट्रेंथन करती है, किस तरह से एक रास्ता बनाती है, ये कांग्रेस पार्टी के पार लिए के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अखिल भारतीय स्तर की अकेली पार्टी है जिसका राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विरोधी जो शक्तियां हैं उनसे भी उनका झगड़ा है। जैसे पश्चिम बंगाल में बड़ा इंटरेस्टिंग, पश्चिम बंगाल में जैसे हुआ कि वहां एक असेंबली सीट्स में इस बार जिसको 50 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई थी, इस बार जीत गया। तो ये हॉस्टाइलिटी का जो वातावरण है वहाँ ममता बनर्जी ने एकदम अपने को कह दिया कि नहीं नहीं मैं किसी से कोलिशन नहीं करूंगा। पिछले 1-2 महीने से ममता बनर्जी एकदम साइलेंट है, 3-4 महीने से। तो ये तमाम तरह की चीजें हो रही है। रीजनल फोर्सेस है, के चंद्रशेखर राव है, उनकी उन्होंने जो नई जो भारतीय स्तर पर जो पार्टी का नाम बदला है, तो वो सारे कोलिशन बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन निश्चित रूप से उनका कम्युनिकेशन उन सब का नहीं, कुछ का कम्युनिकेशन उन पार्टियों का कांग्रेस के साथ बना हुआ है और अब ये कांग्रेस पार्टी की समझदारी पर, उनकी नेक नियति पर, उनकी जिसको कहते हैं ना उनके दूरदृष्टि पर ये निर्भर करेगा कि कैसे वो कोलिशन पॉलिटिक्स राहुल गांधी उस कोलिशन पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। जी। लेकिन उमाकांत जी, इस समय जो स्थिति कांग्रेस की है वो सब जानते हैं, और देश की जो राजनीतिक स्थितियां हैं उसमें इतनी जल्दी उसके फिर से उस मजबूती के साथ रिवाइवल के चांसेस दिखते तो नहीं हैं। लेकिन क्या 2024 के आते आते ऐसी स्थिति बन सकती है, या इसको देखते हुए बीजेपी में एक आतंक की स्थिति है कि नहीं, किसी भी तरह इस मजबूत होती ताकत को कम करना है या उसे डिफेम करना है,
और इसके लिए वो बार बार राहुल गांधी को टारगेट करते हैं। तो क्या राहुल गांधी से भाजपा डरती है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता है, एंड डेमोक्रेसी में यही होता है कि एक सरकार होती है, एक विपक्ष होता है, और विपक्ष सरकार की जो कमजोरियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, ऐसी नीतियां जो देश देश को लिए माफिक नहीं साबित हो रही हैं। हो सकता है कि जब वो नीतियां लागू की गई होंगी या बनाई गई होंगी या घोषित की गई होंगी, तो उस समय एक अच्छी नीयत से भारतीय जनता पार्टी की रही होगी कि हो सकता है कि देश हित में उनका अच्छा नतीजा निकले। लेकिन हुआ क्या है कि बहुत सारी नीतियां, जिन नीतियों को लेकर के, जिन घोषणाओं को लेकर के 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा व्यापक एक प्रचार तंत्र बनाया था। महंगाई, बेरोजगारी, अन्य तमाम तरह के जो डिस्पैरिटीज है, असमानताएं हैं, उनको दूर करने के लिए वो बॉर्डर, सीमाएं, सबक सिखाना, ये सारे जो वादे हैं, 99.9 जो वादे हैं, उन पर वो खरे नहीं उतरी है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में पिछले 9 साल में उनकी सरकार। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने जो कुछ भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के लंदन यात्रा तक जो कुछ भी कहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो परेशानियां हैं, उनको आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया था कि वो कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना कर रहे हैं और उस पे काम कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस एकदम देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, ताकि जैसे भी भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोग कहते थे कि फिर 50 साल तक एक छत्र राज हम लोगों का रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी 50 साल तक एक छत्र राज भारत में किया। तो आज की तारीख में अगर किसी को, भारतीय जनता पार्टी को किसी से डर है, तो वो डर है राहुल गांधी के उभरने से। राहुल गांधी के जो कम्युनिकेशन स्किल उन्होंने डेवलप किया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जनता से सीधा सीधा संवाद किया। जैसा कि राहुल गांधी ने खुद भी कहा कि बहुत सारी चीजें उनको सीखने को मिली हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूंकी है, वो एक चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। उनको ये लगता है कि विपक्ष में अगर गोलबंदी हुई और उस गोलबंदी का केंद्र बिंदु अगर कांग्रेस पार्टी हुई और कांग्रेस पार्टी बनी, तो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक उलटफेर और नया वैकल्पिक राजनीति, एक इस सरकार को बदलने की राजनीति की शुरुआत हो सकती है। और मुझे ये कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि विपक्ष के बीच में फूट डालना या वहाँ अपनी बी टीम तैयार करना, वहाँ कुछ फंडिंग करना उन पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि वो कोलिशन पॉलिटिक्स में कांग्रेस के साथ ना आए और उसमें आपस में एक बिखरा हुआ विपक्ष बना रहे। ये भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से लगातार, गुजरात में जैसे उन्होंने किया है कि वहाँ कई तरह के खेमे बनाए और अल्टीमेटली पिछले बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था हार जीत का। तो इस बार उन्होंने बड़ा एक इंजीनियरिंग करके, एक सोशल इंजीनियरिंग करके तमाम तरह के प्रयोग किए और उन प्रयोगों में वो सफल साबित हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कांग्रेस पार्टी का जो डर है, खास तौर पर राहुल गांधी का, वो डर बहुत गहरा है। उसकी वजह है कि जो फेल्योर्स हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आर्थिक मोर्चे पर जो फेल्योर्स हैं, उन और विदेश नीति के मोर्चों पर जो फेल्योर्स हैं, होता क्या है कि जब कोई क्षेत्रीय पार्टी, भारत की जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, वो क्षेत्रीय पार्टी विदेश नीति के बारे में कुछ बोलती है, बॉर्डर सीमा पर तनाव के बारे में कुछ बोलती है, देश की आर्थिक राजनीति के बारे में कुछ बोलती है, देश की कूटनीति के बारे में कुछ बोलती है, एक नई विश्व व्यवस्था के बारे में बोलती है, तो देश के लोग क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं।
वो अगर उन्होंने विदेश नीति, अर्थनीति, अर्थतंत्र, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, व्यापक आंतरिक सुरक्षा, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी आमतौर पर होती है, उसका जो केंद्र होता है, उसका केंद्र, उसकी जो पूरी राजनीति उस राज्य तक सीमित होती है। उस राज्य के बाहर ना तो उसको सोचने की ज़रूरत पड़ती है, ना उसको देश के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ती है, ना वो देश इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने भी कई क्षेत्रीय नेताओं से जब इस तरह के सवालों से अपने जर्नलिज्म के दौर में बातें की, तो उन्होंने कहा, "ना, ना, ना यार, हमारी पार्टी की चिंता थोड़ी, हम तो यूपी की पार्टी है, हम तो बिहार की पार्टी है, या हम तो तमिलनाडु की पार्टी है। वी हैव नथिंग टू डू विद ऑल दिस पॉलिटिक्स ऑफ द नेशन। इट इज़ अ पार्टी ऑफ इट इज़ अ वर्क ऑफ अ नेशनल पार्टी टू थिंक ऑन इट। वी आर नॉट अ नेशनल पार्टी।" तो इवन हुँ। इवन कम्युनिस्ट ज़रूर जो लेफ्ट पार्टीज़ होती थी, उनका एक व्यापक दृष्टिकोण होता था, एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण होता था, उनकी आर्थिक नीति होती थी। उनके अलावा लेफ्ट पार्टीज़ को छोड़ दें, तो रीजनल पार्टीज़ की कोई ना विदेश नीति है, ना आर्थिक नीति है, ना आंतरिक सुरक्षा की नीति है, ना सीमा बॉर्डर उनकी नीति है, बॉर्डर को लेकर के, सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के। इवन आर्मी आर्मी, बॉर्डर, सीमा की सुरक्षा, कोई नीति नहीं है उनकी। उनको ये है कि किस तरह से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी एक बहुत बड़ी चुनौती, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए ना किस कॉन्फिडेंस के साथ में उन्होंने अपनी बातें बोली है। उन्होंने नेशनल जो मीडिया इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो लंदन में उन्होंने संबोधित किया, तो उन्होंने बड़ी हार्डकोर ढंग से, बड़ी बड़ी सटीक ढंग से अपनी बातें की, और ये मैं मान सकता हूँ कि उनका जो कम्युनिकेशन का जो स्किल है, वो फार बेटर है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे देश की धरती पे जाकर के एक आपके पास कोई पार्टी का कोई पोजीशन नहीं है, आप एक भूतपूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक सिंपल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन जो जिस गंभीरता से मुझे लग रहा है कि वेस्टर्न देशों ने, पश्चिमी देशों ने उनको लिया, और दुनिया में भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब जिस तरह से उनकी बातों को, उनके जज्बातों को, उनके इंटरेक्शन को, उनके उनके ऐसे-ऐसे मुद्दों को, किस्सा गोई को, राहुल गांधी की किस्सा गोइयाँ जो उन्होंने पब्लिक रैली में बताई हैं, तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी है। और निश्चित रूप से इस तरह की दुनिया में, जब हम एक इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन के दौर में जी रहे हैं, एक इंटरनेट के दौर में जी रहे हैं, यूट्यूब के दौर में जी रहे हैं, ऐसे मौके पर राहुल गांधी का जो कम्युनिकेशन स्किल है, उस कम्युनिकेशन स्किल ने बहुत तेज़ी से आगे काम किया है। पिछले 3-4 महीने से जो जो कम्युनिकेशन ट्विटर और तमाम तरह की जो सोशल मीडिया से के ज़रिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी आवाज़ को बढ़ाने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से उन क्षेत्रीय पार्टियों को भी में भी व्याकुलता नज़र आई है, जो कांग्रेस पार्टी के उभरने से चिंतित हो रखे हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर आगे बढ़ गई, तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। जैसे पश्चिम बंगाल में जो सीट अभी कांग्रेस पार्टी ने जीती है, वो सीट एक मुस्लिम बहुल सीट थी, माइनॉरिटी बहुल सीट थी, और इसका माइनॉरिटी के बारे में कहा जाता था कि माइनॉरिटीज़ पहले लेफ्ट के साथ होते थे, फिर धीरे-धीरे करके आइसोलेट वो टोटल माइनॉरिटीज़ पश्चिम बंगाल में वो शिफ्ट हो गए ममता बनर्जी के साथ। लेकिन जब लगा कि माइनॉरिटीज़ को कि ममता बनर्जी या तो साइलेंट हो गई हैं, या केंद्र की सरकार के प्रति वो सॉफ्ट हो गई है, वो भिड़ नहीं रही हैं, जो 1 साल पहले उनका जो लड़ाकू तेवर होते थे, वो तेवर उन्होंने विथड्रॉ कर दिए। उसके क्या कारण है? क्या कारण है? सारे लोग, बंगाल के लोग जानते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उनको कम से कम चुप रहने के लिए राज़ी कर लिया है। भले ही उनके सांसद लोकसभा में शोर मचाते हैं, हंगामा करते हैं, विपक्ष के साथ लामबंदी में खड़े होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये एक नया टर्निंग पॉइंट है। बहुत-बहुत धन्यवाद उमाकांत जी, आपने बहुत विस्तार से इस समय की भारतीय राजनीति और ख़ास तौर से कांग्रेस की स्थिति को समझाने की कोशिश की है। हम लगातार अलग-अलग मुद्दों पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। नमस्कार।